अब यही सब समझा कर लोगों को चूना लगाया जा रहा है। तो फाइनेंशियल बर्डन कब लोगे? जब 50s में होगे तब। और वही एक्सपर्ट्स अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं, क्योंकि ये आधा सच है। तो लेट्स अग्री टू दिस पॉइंट कि घर खरीदना हर किसी का एक सपना होता है। इनफैक्ट ये फाइनेंशियल डिसीजन से ज़्यादा एक इमोशनल डिसीजन होता है। अब अगर आप एक जिम ओनर से पूछेंगे कि क्या मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो कहेगा हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें उसका फ़ायदा है। बट अगर आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछोगे कि क्या आपको घर खरीदना चाहिए या फिर रेंट पे रहना चाहिए, वो कहेगा कि नहीं, घर तो बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा देगा कि घर खरीदने के नुकसान क्या होते हैं और रेंट पे रहने के फ़ायदे क्या हैं। अब ये जो हमेशा से हमारा सपना था घर खरीदने का, या जो अपने घर में रहने की फीलिंग है, उसका क्या होगा? तो आज हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। हम रेंट पे रहें या घर खरीदें, इन दोनों साइड्स के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पे बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो यार। रेंट और घर खरीदने में बहुत पैसे लगते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं हूं आपका वन ऑफ अ काइंड अनुराग। अब YouTube पे ऑलमोस्ट सभी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आपको रेंट पे रहने के लिए एडवाइस करते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हो इजीली, और कोई बड़ी फाइनेंशियल लायबिलिटी भी नहीं रहती। और ये बोला जाता है कि आप उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करो ताकि आपको उससे ज़्यादा रिटर्न मिले। अब यही सब समझा कर लोगों को चूना लगाया जा रहा है। लेकिन आज मैं आपकी साइड से बोलूँगा, क्योंकि हमारे ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है जो हमेशा से रियल एस्टेट को बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मानते हैं। तो आइए जानते हैं कि रेंट या घर खरीदने के क्या ऑप्शंस हैं और आपको क्या सूट करेगा। अब एक घर खरीदने के लिए हमें 3 बेसिक कॉस्ट देनी पड़ती है। पहला है डाउन पेमेंट। ये थोड़ी नॉमिनल कॉस्ट होती है अगर हम घर की पूरी कॉस्ट को कंपेयर करें तो। आप डाउन पेमेंट के पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके इनकम जनरेट कर सकते थे, तो ये आपकी पहली कॉस्ट होती है। दूसरी कॉस्ट जो आपके सर पे आती है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब बाकी की पेमेंट करने के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा। आज की डेट में देखें तो आपको सस्ते से सस्ता लोन 8 से 9% के इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, और बैंक्स आपको घर के कॉस्ट की 75 to 80% तक का बैंक लोन दे सकते हैं। अब इसमें भी कॉस्ट है, क्योंकि आप उस बैंक लोन पर भी इंटरेस्ट पे करोगे। अब आप बाकी बची हुई पेमेंट लोन की EMI में दो या फिर रेंट पे रहते हो तो मकान मालिक को दो, पैसा तो आप दे ही रहे हो, बट लोन पे इंटरेस्ट की कॉस्ट भी ऊपर से लगेगी। और तीसरी कॉस्ट आती है मेंटेनेंस कॉस्ट। ऑन एन एवरेज घर के प्राइस का अप्रॉक्सीमेटली 1% आपको उसकी मेंटेनेंस में खर्च करना होता है। अब ये कॉस्ट एकदम से नहीं देनी पड़ती, ये चंक्स में होती है। जैसे कि आपको किचन का कुछ काम करवाना है, बाथरूम अपडेट कराना है, हर 3-4 साल में घर को पेंट करवाना है, या फिर हर 7-8 साल में घर को रेनोवेट करवाना है। ये हर साल नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसको हर साल के हिसाब से डिवाइड करके देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1% पड़ेगा। यानी कि अगर आपका घर 1 करोड़ का है तो 1 लाख की मेंटेनेंस हर साल आपकी जाएगी। अब रेंट पे रहने की सिर्फ एक ही फाइनेंशियल कॉस्ट होती है, जो है रेंट देना। एक इमोशनल कॉस्ट भी होती है कि आपको अपने घर वाली फीलिंग नहीं आएगी, बट फाइनेंशियल कॉस्ट सिर्फ रेंट है। मुंबई जैसी सिटीज़ में 6 से 12 महीने का रेंट अप फ्रंट पे करना पड़ता है, और बाकी मेट्रो सिटीज़ में 2 से 3 महीने का रेंट अप फ्रंट पे करके ही काम चल जाता है। अब इंडिया में किसी घर की रेंटल यील्ड, यानी कि उसकी कॉस्ट के कंपैरिजन में उसका रेंट मिनिमम 1% से लेकर मैक्सिमम 3% तक होता है। तो अगर किसी घर की कॉस्ट 1 करोड़ है तो आप उसका रेंट 8,500 से लेकर 25,000 तक देते हो, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी लोकेलिटी कैसी है। जबकि अगर आप उसी घर को खरीदते तो पहले आप अपनी सारी सेविंग्स को लगाकर उसकी डाउन पेमेंट करते, उसके बाद आप एक होम लोन लेकर उसकी EMI पे करते, जो कि अगर आप 20 साल का लोन लेते हो तो 75 लाख के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 70,000 की EMI बनती है, और उसके ऊपर से 1 लाख की हर महीने मेंटेनेंस। अब इंडिया में हर साल प्रॉपर्टी के रेट 9 से 11% बढ़ते हैं, और जो आपने डाउन पेमेंट की 20-25 लाख की, उसको अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते तो आपको 12 से 14% का रिटर्न मिलता। तो यहाँ भी प्रॉपर्टी खरीदने में ही नुकसान दिख रहा है और रेंट पे रहना ही लॉजिकल लग रहा है, क्योंकि इतना क्यों पे करना है? 70,000 की EMI हर महीने और 1 लाख की मेंटेनेंस हर साल, सिर्फ 25,000 दो और उसी घर में रहो। यही चल रहा है ना आपके मन में भी? ऐसा लगेगा ही, क्योंकि हर फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको यही रीज़न देगा घर ना खरीदने के, और वही एक्सपर्ट्स अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं, क्योंकि ये आधा सच है। हमें बताया जाता है कि रेंट पे रहो और EMI और मेंटेनेंस के खर्च को मिलाकर 75,000 देने के बजाय 25,000 का रेंट दो, और बाकी बचे पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर दो, लाइक म्यूचुअल फंड्स।
तो आपका पैसा 20 साल की बजाय 10-12 साल में ही घर की कॉस्ट की प्राइस इतना हो जाएगा और आप अप फ्रंट कैश देकर ही घर खरीद सकते हो। बहुत आसान है ना। यहाँ हमें ये कोई नहीं बोलता कि रेंट भी तो हर साल बढ़ेगा। मेट्रो सिटीज़ में हर साल रेंट 6 से 9% बढ़ जाता है, यानी 10 साल में रेंट डबल हो जाएगा। तो अगर आप आज 25,000 का रेंट दे रहे हो तो 10 साल बाद वो 50,000 का हो जाएगा और 20 साल बाद 1 लाख का हो जाएगा। बट आपकी EMI हर साल यानी कि 20 साल तक फिक्स्ड रहेगी। ऊपर से 10 साल बाद उस प्रॉपर्टी के रेट भी तो डबल हो जाएंगे। जो प्रॉपर्टी आज 1 करोड़ की है वो 10-12 साल बाद 3 करोड़ की हो जाएगी। तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हमेशा कैचअप ही करते रहोगे। यूजुअली होम लोन लेने पर हमें शुरू के 5 साल भारी पड़ते हैं क्योंकि हम आज की अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से लोन लेते हैं। 5 साल के बाद क्योंकि हमारी अर्निंग भी बढ़ती है तो EMI का बोझ भी कम लगने लगता है। तो अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मैं कभी घर खरीदूंगा ही नहीं और लाइफ टाइम रेंट पे ही रहूंगा, तो इसमें आप आज से 20 साल बाद भी रेंट पे कर रहे होगे, जबकि घर खरीदने में 20 साल के बाद कोई EMI नहीं होगी। घर का प्राइस भी डबल ट्रिपल होगा और एक पीस ऑफ माइंड भी रहेगा कि ये घर आपका है। अब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपको बहुत सारी रील्स ऐसी मिल जाएंगी जो आपको 30 सेकंड में बहुत ही इजीली 20 साल का कंपैरिजन करके बता देंगे कि फाइनेंशियल बर्डन मत लो और रेंट पे रहना ही सेंस बनाता है। तो अगर आप अपने 20s में हो या 30s में भी हो तो फाइनेंशियल बर्डन कब लोगे? जब 50s में होगे तब, या जब रिटायर होने वाले होगे तब। और हम तो 10-20 साल में रेंट डबल होने की बात कर रहे थे। 40 साल बाद 4 लाख का रेंट दोगे कहाँ से, जब उस एज में इतनी इनकम ही नहीं होगी। तो अगर आपकी फैमिली में सिर्फ आप ही अर्निंग मेंबर हो और भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए, तो फिर हर महीने के रेंट का पैसा आपकी फैमिली कहाँ से लाएगी, जब आपके बच्चे छोटे होंगे या फिर उनकी पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें एक आर्ग्यूमेंट और होता है कि प्रॉपर्टी के रेट 10 से 11% बढ़ते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में 12 से 14% का रिटर्न मिलता है। तो हमें ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसमें रिटर्न कम हो। हम अपना 1 से 4% का रिटर्न क्यों छोड़ें? तो यहाँ बात आती है आपकी पॉकेट की। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप SIP करते हो तो टाइम के साथ उसके प्राइस भी तो बढ़ रहे हैं, और अगर लमसम इन्वेस्ट कर रहे हो तो बैंक आपको उस लमसम अमाउंट के लिए लोन थोड़ी देगा। बट हाँ, घर लेने के लिए बैंक आपको लोन ज़रूर देगा, और जो इंटरेस्ट आपको 8 से 9% का पड़ेगा उस पर हमें टैक्स बेनिफिट भी तो मिलता है। अगर इफेक्टिव कॉस्ट लगाएं तो हमें इंटरेस्ट 6 से 7% के बीच ही पड़ता है, और इतना तो हर साल इन्फ्लेशन रेट ही है। तो देखा जाए तो बैंक आपको 0 एडिशनल कॉस्ट पे लोन देता है। अब अगर मान के चलें कि आपका घर 1 करोड़ का है, तो स्टार्टिंग में आपने जो 20-25 लाख की डाउन पेमेंट करी वो तो आपके घर के कॉस्ट में चली गई, और बाकी का जो 75 लाख रुपीज़ आपके पास नहीं था जो बैंक ने आपको दिया, जिसकी इफेक्टिव कॉस्ट 6 से 7% इंटरेस्ट है, वो ऐसे घर को खरीदने में गया जो हर साल आपको 10 से 11% का रिटर्न देगा। तो यहाँ भी आप किसी और के पैसे से एक्स्ट्रा 4% कमा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत करो। म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इनफैक्ट बेस्ट है। बट सही समय पे घर ना खरीदना सिर्फ ये सोच के कि म्यूचुअल फंड हमें एक दिन बहुत अमीर बना देगा और हम कैश पेमेंट करके ही घर को सीधा खरीद लेंगे, तो इसमें आपको थोड़ा और सोचने की ज़रूरत है। सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अच्छे होते हैं, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, बॉन्ड, बट आपको अपना पैसा अपनी नीड और पॉकेट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। क्योंकि लोग गलती ये करते हैं कि अपनी इनकम के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा लोन ले लेते हैं, तब प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी इनकम का 35 से 40% अगर EMI में जा रहा है तो आपको कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा। अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो आप 1 करोड़ के घर के बजाय 50 लाख का घर लो। तो अब होपफुली आपका कन्फ्यूजन थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि आपके लिए रेंट पे रहना ज़्यादा बेटर है या फिर फाइनेंशियल बर्डन लेकर घर खरीदना। मैंने और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पे डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स और PPF। आपकी स्क्रीन पे उनके लिंक्स आ रहे होंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और एक बेटर डिसीजन लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हम्बल, बी काइंड एंड वर्क हार्ड।